हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। अभी जो पेंडिंग बचा है वो है हमारे पास एम्फीबॉलिक पाथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन का होना, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की। तो एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है, जिसमें एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म हम दोनों की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव चेंजेस, कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। पहले मानते थे कि जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि चीज़ों की डिस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्प्लिट करके आगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना रहा है। लेकिन अब हम इसे एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास स्प्लिट करने से बनती हैं, उन्हीं को अगर हम एज रॉ मटेरियल यूज़ करें तो दोबारा से हम जब भी जहाँ पर भी इंटरमीडिएट से रिक्वायरमेंट होती है तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो एक फेवरेट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पहले ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किए जाते हैं, फिर उसको रेस्पिरेटरी पाथवे में ग्लाइकोलाइसिस में लाया जाता है। पर इसके अलावा अगर हम देखें फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, या फैट्स की बात करें ओवरऑल, तो जो फैट्स है हमें पता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनते हैं। अगर फैटी एसिड को रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर एंटर होना है तो वो कहाँ से हो पाएगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और आपको पता है वो लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से फैट का दूसरा कंपोनेंट ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल डायरेक्टली रेस्पिरेटरी साइकिल में नहीं एंटर हो सकता। ग्लिसरॉल पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब PGAL में कन्वर्ट होगा, तब वो ग्लाइकोलाइसिस की जो स्प्लिटिंग वाली फेज है वहाँ से अंदर एंटर करेगा रेस्पिरेटरी साइकिल में। इसी तरह से अगर प्रोटीन्स की बात करें तो आपको पता है प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स हैं। तो पहले प्रोटीएजेस एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे, वो अमाइनो एसिड में स्प्लिट अप होंगे, फिर वो अमाइनो एसिड्स किसी स्टेज पे, से फॉर एग्जांपल पायरुविक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करके फिर वो रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर एंटर होंगे। तो ये तो हो गया कि कैसे वेरिड रेस्पिरेटरी हमारे पास सबस्ट्रेट्स होते हैं। तो सारे के सारे सबस्ट्रेट्स अल्टीमेटली किसी ना किसी स्टेप पे जाके रेस्पिरेटरी पाथवे पे एंटर हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई ना कैटाबॉलिज्म हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। अब अगर हम एनाबॉलिक चीज़ की बात करें, सपोज फॉर एग्जांपल हमें फॉर्मेशन करनी है फैट्स की, तो अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए क्रेब्स साइकिल के फर्स्ट स्टेप से, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल मिला के हम फैट्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी स्टेज पर हमारे पास ये एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बन सकते हैं। जैसे कि पायरुविक एसिड से या एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड के वो जो मोनोमर्स हैं उनको इकट्ठा कर दो तो उससे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये इंटर रिलेशनशिप की तरह हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज कैसे रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन में जो हो रही है डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, उसके बारे में वो कैसे बैलेंस करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ये सब्सटेंसेस सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट? अगर हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को लेकर अगर हम देखें तो कितना उसमें वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व हुआ था वर्सेस कितनी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम की गई, इससे हमें RQ का पता लग जाता है। तो RQ पता लगाना हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है। क्योंकि ना जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स की
फॉर्मेशन हुई और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए, इसके बारे में पता लग जाता है। तो आप पता लगा सकते हो कि कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात हो रही है यहाँ पर। साथ ही साथ हमें इससे पता चलता है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसी है, वेदर इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वैल्यूज़ सब में अलग अलग होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ों में कौन सी वैल्यूज़ होती है। इसके साथ हम पता लगा सकते हैं कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फूड की कैसे हो रही है, सिर्फ आरक्यू से अंदाज़ा लेके, और इसकी जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ अगर हों आरक्यू की, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें आइडिया हो जाता है कि लिविंग जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कभी भी किसी स्टेज पे एक सिंगल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं यूज़ करते। ये मिक्सचर ऑफ मेनी सबस्ट्रेट्स को ऑल द टाइम यूटिलाइजेशन होती है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इक्वेशन देखते हैं अगर, तो उस हिसाब से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही, तो CO2/O2 करने से ये इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ जाती है। तो कहीं अगर आरक्यू की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसमें हमेशा आरक्यू की वैल्यू मोर देन 1 आती है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड में इट इज़ 4, वेयर एज अगर हम बात करते हैं इसमें मैलिक एसिड की तो 1.3 है, सक्सीनिक एसिड की 1.14 है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। कैसे 1 आई? 6 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुए और 6 ऑक्सीजन की इसमें हमें यूसेज करनी है, तो इस हिसाब से द रेशियो कम्स आउट टू बी 1। ऐसे ही अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 0.9। फैट्स के अंदर यही रेशियो 0.7 आती है। सकुलेंट्स के अंदर दिस वैल्यू इज 0। तो 0 कैसे है? क्योंकि इसमें हमारे पास अगेन ये सकुलेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे कैम साइकिल फॉलो करते हैं, तो इसमें स्टोमेटा क्लोजर एंड स्टोमेटा ओपन की बेसिस पे है। तो आप याद रखोगे एनारोबिक में इन्फिनिटी है, सकुलेंट्स में 0 है। सीक्वेंस पे याद करें तो अकॉर्डिंग टू NCERT जो हमें याद रखना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स 1, प्रोटीन्स 0.9 एंड फैट्स 0.7। तो इसका एक हमें नोट लिखना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे आता है, उसको आप मेथोडिकली डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ आरक्यू एंड वेरियस वैल्यूज़ को लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। विद दिस हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।